माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एसीसी का चैप्टर नंबर 4। मैं आपको ईवीएस पढ़ा रही थी। चैप्टर नंबर 4 डेट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हमने इस चैप्टर के अभी तक 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज पार्ट 3 में फाइनली आप लोगों का ये चैप्टर होने वाला है कंप्लीट। ठीक है, इससे पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो ज़रूर देख लेना। मैंने आपके लिए पूरी की पूरी एसीसी ईवीएस की प्लेलिस्ट को क्रिएट कर रखा है, आपको वहाँ से सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। प्लस मैंने आपके साथ ईवीएस का सिलेबस भी शेयर कर रखा है वीडियो में, और ईवीएस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं लेटेस्ट मैंने वो भी शेयर कर दिया है। सो मेक श्योर आप उन वीडियोज़ को भी देख लेना। आज हमको पढ़ना था क्लाइमेट चेंज। बेसिकली हम इसमें रीड कर रहे थे मतलब हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें क्या क्या खतरे हैं, उसको क्या क्या खतरे हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। वी हैव कवर्ड आवर 3 थ्रेट्स। नाउ वी आर मूविंग टू द 4th थ्रेट डेट इज़ क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेट चेंज आपको पता है कि आजकल हमारे मौसम में जितने सडन चेंजेस आ जाते हैं, लाइक आपने कभी सुना होगा कि आज कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आज बारिश आ सकती है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइम बाद बारिश आ जाती है। या फिर आज ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आज का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहने वाला है, बट सडनली हमारे क्लाइमेट में चेंज हो जाते हैं। ये क्लाइमेट चेंज होते हैं, ठीक है, और इससे हमारे बायोडाइवर्सिटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि कैसे कैसे जो हमारा क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, वो कैसे हमारी एक बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है। ठीक है, बिकॉज जब भी कोई चीज़ सडनली होती है, कोई भी चेंज जब बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसकी कोई भी संभावना, कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, तो उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बिकॉज हम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हैं और सडनली हमको वो चीज़ फेस करनी पड़ जाए तो आप समझ सकते हो कितना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन टू नेचुरल इकोसिस्टम। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने नीड्स के लिए, अपनी फ़ायदे के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए हमारे नेचर को, इन्वायरमेंट को क्या करता है, ओवर एक्सप्लॉयट कर देता है। ठीक है, यानी कि समझते हैं इसको हम आगे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड, एग्जाम्पल फिश। अब हम लोग फ़िश खाते हैं, ठीक है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग फ़िश कंज्यूम करते हैं। ये भी हमारी बायोडाइवर्सिटी पे एक थ्रेट है कि हम फ़िश को मार रहे हैं। ठीक है, देन कंस्ट्रक्शन, ट्रीज़। अब कंस्ट्रक्शन के लिए या फर्नीचर के लिए हमको ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हम कैसे कैसे हम एनिमल्स को, देखो बायोडाइवर्सिटी में क्या होते हैं, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फिश हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें, हमारा जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो ही इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। देखो पूरे के पूरे प्लेनेट पे, पूरे के पूरे यूनिवर्स पे ज़्यादातर चीज़ों को हम जो इंसान हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं। लाइक हम लोग फ़िश को खा जाते हैं, ठीक है, और हम लोग किसी भी एनिमल की हंटिंग कर देते हैं, किल कर देते हैं। लाइक जो एलिफेंट है उसका जो टीथ होता है उसके लिए हम लोग उसको मार देते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम मेडिसिन्स बनाने के लिए, मतलब या उनकी स्किन को किसी चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो हम उनको मार देते हैं। ये सब चीज़ें काउंट होती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन में, ठीक है ना। फिर है ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशंस आर ग्रोइंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट रिजल्टिंग इन अ प्रॉब्लम अबव। देखो ओवर पॉपुलेशन बहुत बड़ा, हम हर चीज़ में इस प्रॉब्लम को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो नीड्स भी ज़्यादा होगी। अब अगर नीड्स ज़्यादा है तो हर चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा है। जब ज़्यादा डिमांड आनी शुरू हो जाती है तो जो ह्यूमन होता है वो हर चीज़ का, स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। देयर आर मोर देन 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड एंड although natural disaster, diseases and famines cause massive human mortality, we are getting better at surviving and the population just keeps growing, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन नंबर्स ट्रिपल्ड इन द 20th century and although growth is slowing, one estimate predicts it will take until the 23rd century for them to
लेवल आउट एट अराउंड 11 बिलियन। सो यहाँ पे ये बताया कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, ठीक है। तो 20th सेंचुरी में पॉपुलेशन बिल्कुल ट्रिपल हो गई है। चलो डबल भी हम मान लेते, बट यहाँ पे ट्रिपल हो गई है। सो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जितने भी डिजास्टर्स हैं, डिजीज़ हैं, फेमाइंस हैं, वो बहुत ज़्यादा रेट पे कॉज हो रहे हैं, ठीक है। सो ऑल दिस काउंट अंडर द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। आई होप आपको थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी क्या है वो समझ में आ गया होगा। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी से हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना। नाउ we are moving to our next topic, that is poaching of wildlife. पोचिंग समझते हैं क्या होता है। पोचिंग इज डिफाइंड एज द इलीगल हंटिंग, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिसको आप लोग शिकार बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शिकार। किसी भी एनिमल को जब आप हंट करते हैं, किल करते हैं या कैप्चर करते हैं किसी भी जंगली जानवर को, तो वो होता है पोचिंग। ओके, लाइक मानो कि अब यहाँ लिखा हुआ इलीगल हंटिंग, ठीक है। अगर मानो आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप किसी फॉरेस्ट में जाके आप एक किसी टाइगर को, किसी लॉयन को, कोई भी एनिमल हो सकता है, आप उसको हंट कर देते हो, आप उसको किल कर देते हो, तो आपने एक इलीगल ऑफेंस करा है आपने, ठीक है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। इट इज़ एन इलिसिट ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ। The animals are killed not only for their meat but also for their hides। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनिमल्स हैं हम उनको हमेशा उनके जो उनका मीट होता है उसको कंज्यूम करने के लिए नहीं मारते हैं। समटाइम्स हम एनिमल्स को इसलिए भी किल करते हैं उनकी स्किन के लिए। जैसे आपको मैंने बताया था कि कुछ एनिमल्स की स्किन बहुत ज़्यादा काम आती है, इसलिए ही उनको जो हंटर्स होते हैं वो हंट कर देते हैं, उनकी हंटिंग कर देते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़ आर यूज्ड फॉर क्लोथिंग। तो जो एनिमल्स होते हैं ना उनको किल क्यों किया जाता है, सिर्फ मीट के लिए नहीं, सिर्फ उनको खाने के लिए नहीं, बल्कि क्लोथिंग में, फूड में, मेडिसिन्स में, ज्वेलरी में। लाइक आपको जो मैंने बताया कि जो एलिफेंट होता है उसको जो टीथ होता है उससे एक ज्वेलरी बनती है, तो इसलिए उसको लोग किल कर देते हैं। सम पीपल पोच जस्ट फॉर थ्रिल ऑफ इट, और कई लोग तो सिर्फ ऐसे मज़े मज़े में उसको उनकी हंटिंग कर देते हैं। हंटिंग फॉर स्पोर्ट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस इन वेरियस नेशंस। सो कुछ स्पोर्ट भी होते हैं हंटिंग के, जो भी मतलब इंडिया में तो बैन है ये सब चीज़ें, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में, कुछ नेशंस में हंटिंग ऑफ स्पोर्ट भी होता है। पोचिंग इज़ considered to have a detrimental effect on biodiversity both within and outside protected areas as wildlife population decline, species are depleted locally and the functionality of ecosystem is disturbed। So मतलब कहीं ना कहीं देखो, अब चोरी छुपे तो हर चीज़ लोग कर लेते हैं, इलीगल है बिल्कुल भी इस चीज़ को करना, ठीक है। पोचिंग इज़ टोटली इलीगल, बट कहीं ना कहीं इस चीज़ को लोग अभी भी इट इज़ स्टिल प्रिवेलेंट इन आवर कंट्री, ठीक है, और वी कैन से इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं लोग इनकी भी हंटिंग कर देते हैं। सो इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज़ का लॉस होता है, एनिमल्स का लॉस होता है, तो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि फूड चेन में से कोई भी स्पीशीज़, ठीक है, या फिर कोई भी एनिमल अगर मिस होता है, और मिस कब होगा, तब वो होगा ही नहीं जब, अब मानो लाइक एलिफेंट है, अब एलिफेंट को अगर हम लोग किल करते जाएंगे, हंट करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा हमारे पास एलिफेंट नहीं बचेगा। तो जो फूड चेन में एलिफेंट का जो काम होता है वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमारी इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और फूड चेन भी हमारी क्या हो जाएगी, उसके बिना इनकम्प्लीट हो जाएगी। ओके, अब पढ़ते हैं एक्ट्स ऑफ पोचिंग। सो कुछ एक्ट हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं पोचिंग के लिए। वायलेशंस ऑफ हंटिंग लॉज एंड रेगुलेशंस कंसर्निंग वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, लोकल और इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्कीम्स कंस्टिट्यूट वाइल्ड लाइफ क्राइम दैट आर टिपिकली पनिशेबल। सम ऑफ द मेन वायलेशंस एंड ऑफेंसेस आर, सो कुछ ऑफेंसेस हैं जिनको आपको रीड ज़रूर करना चाहिए। फर्स्ट इज़ हंटिंग, किलिंग और कलेक्टिंग वाइल्ड लाइफ दैट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड बाय IUCN and protected by law as the Endangered Species Act, the Migratory Bird Treaty Act of 1980 and the international treaties। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें बेसिकली बताया कि अगर आप किसी ऐसे एनिमल को किल करते हैं
जो मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज उसको डिक्लेयर किया गया IUCN ने। IUCN की आपको मैंने फुल फॉर्म बताई थी पिछली वीडियो में, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसकी फुल फॉर्म क्या थी। नेक्स्ट इज़ फिशिंग एंड हंटिंग विदाउट अ लाइसेंस। तो आपको भी मैंने ऊपर बताया था कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप किसी भी फॉरेस्ट में जाके किसी भी एनिमल को किल कर देते हैं तो आपको जेल हो सकती है, ठीक है, आपने ऑफेंस किया है। ओके, लाइसेंस तक, बिकॉज लाइसेंस देखो हर किसी को नहीं मिलता, वो कुछ ऑफिसर्स होते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग उसको किल कर सकते हैं विद लाइसेंस, बट विदाउट लाइसेंस आप उनको किल नहीं कर सकते हो, ठीक है। Capturing wildlife outside legal hours and outside the hunting season, usually the breeding season, is declared as a closed season during which wildlife is protected by law. So जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है आप उस समय उनको हंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ब्रीडिंग मतलब जब उनके बेबीज़ हो रहे होते हैं आप उस समय आप उनकी हंटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पोचिंग। अब पोचिंग के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? सम ऑफ द मेन इफेक्ट्स ऑफ पोचिंग आर एज फॉलो। फर्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ एनिमल स्पीशीज ऑफ फॉरेस्ट। Predators, herbivores and fruit-eating vertebrates cannot recover as fast as they are removed from a forest. So अब मानो आपने स्पीशीज़ को किल कर दिया, सो वो हमारी इकोसिस्टम में ख़त्म होते चले जाएंगे, तो इनका रिकवर होना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। ये एकदम से नहीं आ पाते हैं, इनको टाइम लगता है सेटल होने में एक फॉरेस्ट में। सेकेंड इज़ emergence of diseases caused by transmission of highly variable retrovirus chains. So इसको आप रीड कर लेना कि इसमें डिजीज़ भी फैल सकती है, लाइक आउटब्रेक ऑफ द इबोला वायरस इन द कॉन्गो बेसिन एंड गेबिन इन द 1990s हैव बीन एसोसिएटेड विद द बचरिंग ऑफ एप्स एंड कंजप्शन ऑफ देयर मीट। सो मतलब लाइक पोचिंग है, अब कोई हंटर किसी एनिमल को किल कर रहा है उसका मीट को कंज्यूम करने के लिए। अब क्या पता कि उसका जो एनिमल है उसके अंदर कोई वायरस हो, कोई डिज़ीज़ हो, सो वो डिज़ीज़ जो पर्सन उसको ईट कर रहा है उसके अंदर भी वो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये भी इसका एक इफ़ेक्ट है, इमरजेंस ऑफ डिज़ीज़, तो उस इंसान में भी वो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि अगर आप किसी एनिमल का मीट कंज्यूम करते हैं उसमें कोई भी वायरस है, उसके अंदर कोई भी डिज़ीज़ है, तो वो आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। सो फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो कंजर्वेशन आपको पता है क्या होता है? कंजर्वेशन इज़ द प्रोटेक्शन, preservation, management और restoration of wildlife and natural resources such as forest and water. अब कंजर्व मतलब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना, किसी चीज़ को संभाल के रखना, मैनेज करके रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन। थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज एंड हैबिटेट्स विच आर थ्रेटन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी इंश्योर्ड। अब आप किसी एनिमल को, किसी स्पीशीज़ को जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में है, बहुत ज़्यादा थ्रेट में है, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको आप कंजर्व करके एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना के रख सकते हो, ठीक है। Other reasons for conserving biodiversity including securing valuable natural resources for future generation and protecting the well-being of the ecosystem. So यहाँ पे कुछ आपको reasons बताए हुए हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करते हैं। बिकॉज बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज हमको फॉरेस्ट से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, तो अगर हम जितना हो सके हमको फॉरेस्ट को हमको कंजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर आवर नेचुरल रिसोर्सेज। एंड और अब फॉरेस्ट को बचा के रखोगे तो उसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ है वो भी अच्छे से प्रोटेक्ट रह पाएगी, बिकॉज जो हमारी जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो फॉरेस्ट के अलावा कहीं और अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकती है। एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट ही सबसे अच्छा प्लेस है रहने के लिए। और फिर वही है वेलबींग ऑफ द इकोसिस्टम, ओके। फिर यहाँ पे आपको कंजर्वेशन के 2 टाइप्स बताए हुए हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसको आप रीड कर लेना। कंजर्वेशन कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। सो कंजर्वेशन के 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट इज़ इन सिटू एंड सेकंड इज़ एक्स सिटू। अब इन सब समझ लो, इन मतलब इनसाइड, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो अंदर है, और एक्स मतलब आउटसाइड, तो आपको याद रखना है, अभी आपको समझाती हूँ मैं, ठीक है। इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ
हैबिटेट्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम वेयर दे अकर नेचुरली। मतलब जहाँ पे कोई भी एनिमल स्पीशीज जहाँ पे भी उसका जन्म हुआ है उसको वहीं पे रखना, क्योंकि कुछ जैसे कि अब मानो पोलर बियर है, अब पोलर बियर को जो हैबिट है वो है उनको बिल्कुल कोल्ड एरिया में रहने की, आप उनको गर्म एरिया में नहीं रख सकते हो, ठीक है। मतलब जहाँ पे उनका हैबिटेट है, जहाँ पे वो लोग नेचुरली अकर हुए हैं, आपको उनको वहीं रखना चाहिए। स्पीशीज कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड इंडिविजुअली एज दे आर ऑल interdependent on each other, therefore the whole ecosystem must be protected. Okay, the whole ecosystem must be protected. The objective of these area is to the preserve relatively intact natural ecosystem where biological diversity from microscopic unicellular plants and animals to the giant trees and major mammals can all be conserved. ठीक है, one benefit of in situ conservation is that the species will have all the resources that it is adapted to and will continue to evolve in their natural environment. So in situ में in situ include biosphere reserves and creation of national parks, wildlife sanctuaries. मतलब जो एनिमल जहाँ का है आप उसको उसी हैबिटेट में रखिए ताकि वो अपना रिसोर्सेज अपनी लाइफ को अच्छे से अडेप्ट कर पाए, ठीक है, और जितना भी उसको ग्रो होना है वो नेचुरली अच्छे से ग्रो हो सके। फिर है एक्सी2, द कंजर्वेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। मतलब आप किसी एनिमल को, किसी भी स्पीशीज़ को उसके जहाँ उसका हैबिटेट है वहाँ नहीं, उसके एक्सटर्नल वहाँ पे आप उसको रिजर्व कर लो। लाइक जूज़ मतलब जिनको आप बोलते हैं चिड़ियाघर, एंड बोटेनिकल गार्डन्स, सीड बैंक आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ एक्सी2। देखो जो जूज़ होता है, अब चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर मतलब हर स्टेट में, हम एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली का। सो अब उसमें हर तरीके के एनिमल हैं, ठीक है। अब वो एनिमल्स, वो जितने भी एनिमल्स हैं, अब मानो अब किसी एनिमल का एडेप्टेशन अलग है, अब किसी एनिमल के लिए अलग इन्वायरमेंट चाहिए, अब किसी के लिए अलग चाहिए, बट यहाँ पे वो सारे एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो उन सबको एक साथ रखा हुआ है, तो वो अपनी लाइफ को इतने अच्छे से जी नहीं पाएंगे, इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना कि जो इन सीटू वाले एनिमल्स हैं वो कर सकते हैं। इन सीटू में नेशनल पार्क्स आते हैं। अब नेशनल पार्क्स किसी एक या दो स्पेसिफिक एनिमल्स या फिर स्पीशीज़ के लिए होते हैं। लाइक कोई अगर टाइगर के लिए है तो वो टाइगर के लिए ही है, कोई अगर पीकॉक के लिए है तो वो फिर सिर्फ पीकॉक के लिए ही है, ठीक है। पर जूज़ में क्या होता है, चिड़ियाघर में क्या होता है कि यहाँ पे सारे एनिमल्स उन्होंने एक ही एडेप्टेशन में रखे हुए होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे ये इतना ज़रूरी नहीं है, आप उसको रीड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें मेनली आपको ये समझना है कि इन सीटू में क्या क्या आते हैं। सो बायोस्फीयर रिजर्व आ जाता है इन सीटू में, फंक्शंस ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, चाहे तो रीड कर सकते हैं। बस मेन आपको इन सीटू क्या है, एक्स सीटू क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर है नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज़, इसको हम रीड कर लेते हैं। Sanctuaries and national park are area of significant ecological, floral, faunal or natural significance. They are notified by state government and protected by the forest department under the provision of Wildlife Protection Act. So ये एक एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसके अंडर हमारे जितने भी एनिमल्स हैं इनको हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं। Hunting of wild animals, enrichment and or destruction of habitat, construction of tourist lodges and such other activities are prohibited. So and आपको मैंने बताया था कि hunting of animals ये सब चीज़ें prohibited है, illegal है। A national park is a large area। अब national park क्या होता है आप समझ लीजिए, ये एक large area है of natural land protected by the government। मतलब एक नेचुरल का, एक नेचर का एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसकी ब्यूटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको सेफ्टी देने के लिए, ठीक है। नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर IUCN कैटेगरी सेकंड प्रोटेक्टेड एरियाज। सो IUCN ने हमारे इंडिया में जितने भी पार्क्स हैं उनको सेकंड कैटेगरी में रखा है। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1936। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश कब हुआ था, 1936 में। उसका नाम क्या था, हेले नेशनल पार्क, बट उसको आज हम जानते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क।
जिम कॉर्बेट पार्क, ठीक है, ये उत्तराखंड में है, आप लोग गए भी होंगे बहुत से बच्चे। सो इसका पहले नाम क्या था, हेले नेशनल पार्क, फिर इसका नाम क्या हो चुका है अब, जिम कॉर्बेट पार्क, ठीक है। बाय 1970 इंडिया ओनली हैड 5 नेशनल पार्क्स। 1970 तक इंडिया के पास सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे। इन 1972 इंडिया इनैक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड प्रोजेक्ट टाइगर टू सेफगार्ड द हैबिटेट्स ऑफ कंजर्वेशन रिलायंट स्पीशीज। देयर आर ओवर 80 नेशनल पार्क्स। अब इंडिया में 80 नेशनल पार्क्स है। कहाँ उस समय सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे और अब कितने हैं, 80 नेशनल पार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, सॉरी डिफरेंस दिया हुआ है नेशनल पार्क एंड सेंचुरी का। बहुत से लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता होता, लोग सोचते हैं कि नेशनल पार्क भी सेम है एंड सेंचुरी भी सेम है, बट यू आर स्टडिंग ईवीएस, सो you should know the basic difference between national park and sanctuary. So I am reading this. First is national park. National park are formed by central or state legislation. Status of national park is higher. So national park जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको फॉर्म किया जाता है, ठीक है। नो ह्यूमन हैबिटेशन इज परमिटेड इन द मेन एरिया। हार्वेस्टिंग टिम्बर एंड कल्टिवेशन कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्टेड। नेशनल पार्क क्या होता है, उसको हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसके अंदर जाना अलाउड नहीं होता, ह्यूमन हैबिटेशन अलाउड नहीं होती, इनकी कोई भी इंसान उसके अंदर नहीं रह सकता है, जाना भी अलाउड नहीं होता है आपका विदाउट परमिशन। और उसके अंदर जाके आप टिम्बर्स की कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, आप मतलब उसके अंदर नहीं जा सकते हो, और अगर जा भी रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा परमिशन से, ठीक है। और वहाँ के आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, ठीक है। सेंचुरीज आर फॉर्म बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइवेट ऑनरशिप मे बी अलाउड। हार्वेस्टिंग टिम्बर्स कल्टीवेशन कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर अलाउड विद परमिशन। यहाँ पे आपको परमिशन होती है कि आप फॉरेस्ट में जा सकते हैं विद परमिशन, और वहाँ पे जितना भी जो टिम्बर का कल्टीवेशन करना है, आपको कोई भी फॉरेस्ट का प्रोडक्ट आपको लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसमें आपको प्राइवेट ओनरशिप मिल जाती है इसलिए, ठीक है। नेशनल पार्क में टोटली आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप कोई भी सामान जो भी आपको नेचुरल रिसोर्सेज है आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो अब नीचे आपको कुछ फेमस नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज के एग्जांपल दिए हुए आप रीड कर सकते हो। फर्स्ट वन इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज़ सिचुएटेड इन उत्तराखंड। कुछ रीड कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जिम कॉर्बेट पार्क इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। सो दिस इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया विच वॉज established in 1936. So this was established in 1936 and this was established to protect the endangered Bengal tiger. It is an ecotourism destination which contains 488 species of plants and a diverse variety of fauna. So this is very huge park, we can say, situated in Uttarakhand, and it was established in 1936. That is before our independence, ठीक है। And it was basically established to protect the endangered Bengal tiger. Now it act as a ecotourism destination, means कि यहाँ पे लोग टूरिज़्म के उससे भी आते हैं। कुछ पार्क ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको उसके अंदर जाना अलाउड नहीं होता, मीन्स वहाँ पे टूरिज़्म अलाउड नहीं होता है, बट जिम कॉर्बेट पार्क में टूरिज़्म अलाउड है, ओके। सेकंड इज़ महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोवा में है ये। थर्ड इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क। फोर्थ इज़ गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। फिफ्थ इज़ टडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र एंड सिक्स्थ इज़ बांधवगढ़ नेशनल पार्क। आप इनके नेम लर्न कर सकते हैं और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कि कब स्टैब्लिश हुए थे ये सब, ठीक है। सो ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो गया, ठीक है। इस चैप्टर की मैंने आपके 3 पार्ट्स बनाई थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एंड मैंने आपको ईच एंड एवरी टॉपिक अच्छे से कवर करवाया है, अच्छे से समझाया है। अगर आपको कोई और डाउट है तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से पूछ लेना कोई भी डाउट है तो। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल भावना बेस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि है चैप्टर नंबर 5, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी अच्छे से। आई थिंक डेट इज़ रिलेटेड टू द पोल्यूशन। In that chapter
you will be studying about the air pollution, soil pollution, noise pollution and water pollution so on. ठीक है, सो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।